हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज मैं आपको गॉस थ्योरम से ही एक डेरिवेशन बताऊंगा। उससे पहले कुछ बातें रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम अप्लाई होता है क्लोज सरफेस के लिए, और पॉइंट चार्ज इनसाइड होता है और कहाँ होता है, एट अ सेंटर पर। तब उस क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो कितना निकलता है, मैंने कहा था Q/ε0। आज हमें किसी डिस्क के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, लेकिन पॉइंट चार्ज इनसाइड तो होगा, लेकिन डिस्क के किस सेंटर से किसी दूरी पर होगा। तब हम फ्लक्स किस तरह निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमने ये बनाया क्या, डिस्क बनाया। डिस्क का रेडियस कैपिटल R है और हमने डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, पॉइंट चार्ज लिया। अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के पास जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये हमने बना दिया। अब ऐसा फील कीजिए, ये डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है, तो सेंटर से x दूरी पर हमने पॉइंट चार्ज लिया। तो इस पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, वही आपको बताना है। आइए देखिए यहाँ पर। तो पहली बात, अगर फील्ड आपकी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस डिस्क का जो हम फ्लक्स निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा। और इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर ये डिस्क है तो डिस्क का एलिमेंट्री पार्ट क्या होता है, एक रिंग होता है। अगर आप डिस्क को कई टुकड़ों में काटिए, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में काटेंगे, और कई रिंग को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो डिस्क ना बनेगा। तो अगर हम छोटे से रिंग का यानी एलिमेंट्री रिंग का अगर हम फ्लक्स निकाल लें और फिर उसका इंडिकेशन कर दें तो पूरे डिस्क का फ्लक्स आ जाएगा। यही आपको निकालना है। आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से किसी पॉइंट पर हम एक एलिमेंट्री रिंग को काटते हैं। ये हमने एलिमेंट्री रिंग को काट लिया, और इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या माना, स्मॉल r माना। और जो ये एलिमेंट्री रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो हमने dr मान ली। तो अगर हम इस एलिमेंट्री रिंग का फ्लक्स निकाल लें और उसका इंडिकेशन कर दें तो पूरे डिस्क का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। वो किस तरह करना है, तो देखिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। और थीटा कब निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो आइए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम करते हैं मेजर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर है। और इस रिंग का जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। फील कीजिए, ये रिंग है, तो रिंग के हर पॉइंट पर जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अब कहीं भी देख लीजिए, ये रिंग मान लीजिए, यहाँ 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 हर पॉइंट से कैसा होगा, डी सब कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है। चाहे यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, चाहे यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको,
हर जगह सेम रहेगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर ये एंगल अल्फा है तो ए बी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। डेट इज हॉरिजेंटल लाइन, डेट इज हॉरिजेंटल लाइन। तो अब इसी रिंग का, छोटे से एलिमेंट्री रिंग का हमें फ्लक्स निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम एलिमेंटल रिंग के लिए, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, डी फाई बराबर ए, फॉर्मूला होता है ए डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है, ए इंटू डी ए कॉस अल्फा। हमने यहाँ पर अल्फा माना है तो यहाँ पर ये हमने अल्फा ले लिया है। आप थीटा मानते तो आप थीटा ले लेते। तो देखिए डी फाई, अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा एरिया और ये इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है, ये पॉइंट चार्ज के वजह से है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए। पहले हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने कहा आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं कहूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण उसके आर दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। आप फील कर लीजिए, अगर कोई आदमी दूर खड़ा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर उसको मुझे पकड़ना है मैं पकड़ पाऊँगा नहीं ना, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या है, दूर है। तो मेरा इफेक्ट क्या होगा, उस पर कम पड़ेगा। अगर वो मेरे पास में होगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कब करता है, जब डिस्टेंस कम होता है। ओके, तो फिलहाल अभी इतना जान लीजिए, किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्स लॉ स्क्वायर को फॉलो करता है। हम आपको बाद में सब पढ़ाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कूलॉम लॉ भी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ देखिए, तो मुझे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है। अगर ये बताइए, अगर ये डिस्टेंस कितनी है, ये अगर x है, ये कितनी है, ये x है, तो आपको ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये x है और ये r है, तो कितना होगा, x² प्लस r² अंडर रूट में, हाँ या ना। क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से, क्योंकि आप इस रिंग के लिए निकाल रहे हो ना, इस रिंग के लिए, तो आपको इस रिंग के लिए आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अगर ये x है और ये कितना है, ये r है, तो देख लीजिए क्या होगा, इतना ही ना होगा, s² प्लस r² होगा। ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। तो आपको जानते ही हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आइए, तो हम इसकी लिखते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे, अंडर रूट s² प्लस r² पर
डिस्टेंस कैसा होता है, इनवर्स स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर बाहर लग जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कैसा है, एरिया। तो अब रिंग का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, अगर इस रिंग को अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, आप क्या बोलोगे, 2πr, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, वो dr है। तो सर्कमफेरेंस और थिकनेस का मल्टीपल ही क्या होता है, उस रिंग का एरिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2πr इंटू dr। ओके, अब देखिए क्या है कॉस अल्फा, तो आपको कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा खुद देखिए। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपका बेस क्या है x है और हाइपोटेनियस क्या है आपका अंडर रूट s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा बोलिए, x अपॉन मल्टीपल लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीपल x अपॉन अंडर रूट s का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ओके, तो देखिए डी फाई 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए क्या है अंडर रूट का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले इसको काट दीजिए, ये 2π से ये 4π काट दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या बचा, आर बचा, डी आर हुआ इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। डी फाई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी है, देखिए ये चीज़ सेम है, बस इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, रूट है ना, तो रूट पावर क्या होती है 1/2, बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इंटू एक्स इंटू आर डी आर इंटू एक्स अपॉन एस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और पावर जब ऐड होंगी कितना आएगा 3/2, ये 1 है ये 1/2 है, तो 3/2 आ जाएगा। अभी तक फ्लक्स इतना निकला, किसी भी छोटे रिंग का फ्लक्स इतना निकल गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि छोटे से रिंग का फ्लक्स कितना है, इतना है, आपको पूरा चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या करोगे, इंडिकेशन हम करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंडिकेशन करेंगे। आइए करते हैं, तो मैं लिख देता हूं ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड, बोथ ऑफ साइड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आइए हम कर देते हैं डी फाई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स आर डी आर, मल्टीपल में एलिमेंट को आप कहीं भी लिख सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3/2। अब एक चीज़ बताइए, हम इंडिकेशन यूज़ करते हैं वो कब करते हैं, जब कोई चीज़ क्या होती है, वेरिएबल होती है। अब कुछ सोचिए, इसमें मैं आपसे पूछूं x वेरिएबल है कि r वेरिएबल है, तो आप क्या बोलोगे, सर स्मॉल r वेरिएबल है, क्योंकि आप रिंग काट रहे हो ना,
तो रिंग का रेडियस क्या था, वो कैपिटल आर था। आपने पहले रिंग मान लीजिए इतना छोटा काटा, फिर आपने रिंग थोड़ा उससे बड़ा काटा, फिर आपने रिंग थोड़ा उससे बड़ा काटा। तो आप सपोज कीजिए इस रिंग का जो रेडियस होगा वो मानिए ना के बराबर 0 होगा। मान लीजिए R1 मान लीजिए, या R2 मान लीजिए, या R3 मान लीजिए, ठीक है। अब रिंग छोटा सा काटेंगे तो मान लेते हैं उसका जो रेडियस होगा वो ना के बराबर, अब क्या मान लीजिए वो 0 होगा। क्या होगा, वो 0 होगा। तो अब सभी अगर रिंग को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट डिस्क मिलेगा आपको, और उस कंप्लीट डिस्क का जो रेडियस क्या होगा वो कैपिटल, इनको जब ऐड करेंगे तो कैपिटल आर ही ना होगा वो। बात समझ में आ गया। तो x तो अपनी जगह क्या फिक्स है। देखिए आपने अगर ये रिंग काटा तो ऐसे ऐसे मानिए ये रिंग है, आपने छोटा सा रिंग काटा, तो जो ये x है ये तो फिक्स है ना अपनी जगह, अपने एक्सिस पर। आपने एक रिंग और काटा तो r क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखिए r क्या हो रहा है, रिंग इतना काटा तो r कुछ और आएगा। x अपनी जगह फिक्स है, आपने रिंग क्या क्या फिर और काटा, x अपनी जगह फिक्स है, आपने रिंग को और काटा, तो r क्या, r बदल रहा है, लेकिन x तो अपनी जगह पर है ना। तो x वेरिएबल नहीं है। क्या वेरिएबल है, r वेरिएबल है। स्मॉल जो रिंग काट रहे हैं ना वो वेरिएबल है, ठीक है। रेडियस चेंज होता जाएगा। तो अब इससे हमको पता चलता है जो इंटीग्रेशन करना है वो हम बुक से करना है, वो स्मॉल r से करना है, और बाकी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर तो छोटा फ्लक्स है तो कितना आ जाएगा, पूरे डिस्क का फ्लक्स आ जाएगा। हम डिस्क लिख देते हैं यहाँ पर। जो चीज़ बाहर कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए, q इंटू एक्स बाहर निकल गया। हमें करना है इंटीग्रेशन r dr अपॉन एक्स स्क्वायर r स्क्वायर और 3/2 में लिख दिया। अब देखिए अगर रेडियस बदल रहा है तो कितना बदल रहा है, तो मैंने कहा ना 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक। 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक। तो हम क्या लेंगे, लिमिट केस। आप ले लीजिए 0 से कैपिटल R तक। मैंने बोला ना आप रिंग को काट रहे हैं ना, छोटा रिंग काटा उसकी रेडियस क्या है, मान लीजिए ना के बाद 0 होगा, फिर काटा R1 R2 R3। तो जो लिमिट केस होगा, लिमिटिंग केस होगा, वो 0 से कहाँ तक होगा, कैपिटल R तक होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए जो ये इंडिकेशन है ये फॉर्मूले बेस पे नहीं है। तो जब इंडिकेशन फॉर्मूले बेस पे नहीं होता तो उसके कई मेथड होते हैं करने के। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेशन को हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि फॉर्मूले अकॉर्डिंग बन जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, हम उसका यूज़ करेंगे और इंडिकेशन को सॉल्व कर देंगे। किस तरह करते हैं उसको देखिए। ये जो डिनोमिनेटर है हम इसको हम टी मारेंगे। तो देखिए अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आप यहीं पे देख लीजिए s स्क्वायर r स्क्वायर हमने क्या माना, t स्क्वायर। जब हमने इसको t स्क्वायर माना तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख दे रहा हूं d बाई डी टी s स्क्वायर d बाई डी टी r स्क्वायर d बाई डी टी टी स्क्वायर। अब s क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा जो हम डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस इसका करेंगे तो ये आएगा 2r dr बाई डी टी। जो बच्चे मैथ के होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ये आ जाएगा 2 dt आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 काट दीजिए, r dr की वैल्यू किसके और आ जाएगी, t dt के
बराबर आ जाएगी। अब देखिए आप इसी आर डी आर की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ हम कर देते हैं। तो देखिए पुट कीजिए यहाँ पर 5x बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स इंटीग्रेशन 0 to r। अब इस r डी आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल t dt, और इसकी वैल्यू आपने क्या माना है, टी स्क्वायर। क्या माना आपने, टी स्क्वायर। और बाहर क्या चल रहा है, 3/2 चल रहा है। 5 डिस्क के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to r t अपॉन t की पावर 3 और ये dt यहाँ पर। तो 80 से 80 कट गया तो क्या मिला, 5 डिक्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स इंटीग्रेशन 0 to r 1/t dt। तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन 1/t का नहीं होता है, हम इस t को क्या ऊपर भेजेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 डिक्स बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट q एक्स इंटीग्रेशन टी की पावर एक करके यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं इसके ऊपर भेजूँगा ये dt, इस तरह कर दिया। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं इसको। 5 डिस बराबर, अब जैसे इंटीग्रेशन करूँगा तो t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसकी पावर में एक ऐड होगा। तो ऐड क्या होगा, कितना हो जाएगा, -2 + 1, और जितना ऐड होता है हम उसको उतना नीचे लिख देते हैं। तो -2 और +1 कितना आएगा, -1 आएगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट होती है लोअर टू अपर, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। अगर इंटीग्रेशन अगर t है और यहाँ पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप मान लीजिए क्या है वो n है, और पावर चाहे पावर नेगेटिव हो चाहे पावर पॉजिटिव हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आता है, इस पावर में एक ऐड हो जाएगा और जितना ऐड होगा उतने हम नीचे इसको लिख देते हैं। यही होता है इसका इंटीग्रेशन फॉर्म होता है। तो जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब जो ये लिमिट की वैल्यू है लोअर टू अपर, इस t की जगह हम रखेंगे। ओके, उससे पहले जो t की वैल्यू हमने जो यहाँ पर सपोज की थी, हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 5 डिक्स, अब ये माइनस है तो माइनस क्या करते हैं हम ऊपर लिख लेते हैं। अब t की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, x² + r²। हम क्लोज करते हैं इसको। अब ये पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -1 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ये कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, हमने लिखा नहीं है, इसको मिटा देते हैं। लिख लीजिए, ये हमने वैल्यू लिखी नहीं यहाँ पर। 5 डिक्स बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स।
इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आएगा, -2 + 1, और इसको क्या कीजिए आप सेपरेट कर दीजिए, तो -1 और लिमिट 0 से r, तो फाई डिक्स बराबर 1/2 q इंटू एक्स। अभी माइनस ऊपर लिख लीजिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर -1 लिमिट 0 से r। ओके, अब फाइव डिक्स 1/2 q इंटू एक्स। अब ये t की पावर क्या माइनस में है, आप इसको नीचे लिख लीजिए, 1/t लिमिट 0 से r। देख लीजिए, हमने आपको हर एक पॉइंट को बताया है किस तरह पॉइंट टू पॉइंट हमको सॉल्व करना है। हम चाहते हैं इसको शॉर्टकट भी कर देते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम जो t की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो देखिए, तो मैं कैसे पुट करूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वाला पार्ट लिख लिए होंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखिए, फाइव डिक्स बराबर 1/2 q इंटू एक्स। अब t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है कितनी है, s² + r²। ये t² की वैल्यू है, ये t की वैल्यू है, तो रूट लग जाएगा इस पर, -1/√s² + r²। ओके, क्लोज लिमिट 0 to r। अब हम इस r की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे इसके लिए, एक बार इसके लिए रखेंगे। ओके, तो देखिए, फाइव डिक्स 1/2 q इंटू एक्स। पहले रखते हैं हम लोग क्या, अपर लिमिट हम लिखा -1, एक्स तो कांस्टेंट था, आर की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, s² कैपिटल r²। जब लोअर लिमिट रखते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, माइनस, तो ये लगा माइनस, और माइनस क्या होगा, प्लस। तो 1/, आप क्या रखेंगे यहाँ पर, 0, क्या रखेंगे यहाँ पर आप, 0। तो आप 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, √s² होगा, तो बाहर आने पे क्या आ जाएगा, वो x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, फाइव डिक्स जो फ्लक्स है पूरे डिस्क का है 1/2 अब इस x को हम अंदर भेजते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। आइए भेजते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव वाला उसको पहले लिख लेते हैं, तो x/x माइनस x/, ये वैल्यू अंडर रूट में है, इसको रूट में लिख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, √s² और ये r²। एक्स क्या हुआ, कट गया, तो 5 बराबर क्या आया, 5 डिक्स बराबर आया आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/, √s² कैपिटल r²। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। पूरे डिस्क का जो फ्लक्स होगा टोटल वो कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x √s² प्लस r²। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता इसको शॉर्टकट में भी कर देता और टाइम कम लगता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चे फ्रेशर होते हैं या जिन बच्चों को आता भी है वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं जल्दबाजी में। तो हमने हर एक पॉइंट को बताया डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में डेरिवेशन को। तो आप इसको देख लीजिए,
समझ लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जो हर पॉइंट को हमने लिखा है यहाँ पर, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, बताना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि तो मुझे सबको देखना है ना, जो बच्चे शार्प माइंड को उनको भी, और जो बच्चे शार्प माइंड ना हो हमें उनको भी देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ आप खुद सोचिए, थोड़ा सा हम समय और लेंगे। अगर आप खुद सोचिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये डिस्क का जो ये शेप दिख रहा है इस फॉर्म में, अगर मैं आपको इस फॉर्म में कह दूं, अगर ऐसे इस तरह देखिए, इसको बना दूं और ऐसे बना दूं, और यहाँ पर जो रखा पॉइंट चार्ज, और इसका क्या है, ये एक्सिस है। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पर या थीटा मानिए या अल्फा मान, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर। अब इस फिगर को देखिए, इसको मैंने कैसे कर दिया, एक कोण के फॉर्म में कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट चार्ज है, ये कहाँ शो कर रहा है, वर्टेक्स पे। कहाँ कर रहा है, वर्टेक्स पे कर रहा है। तो आपसे अगर इस कोण के लिए अगर आपसे पूछे, अगर पॉइंट चार्ज कहाँ है, अगर वर्टेक्स पर है, तो भी इसका डेरिवेशन ऐसे ही होगा, सेम। आप यहाँ देख लीजिए, अगर आपको थीटा वैल्यू निकालना भी होगा ना, तो देख लीजिए, अगर हम इसको थीटा भी मानोगे ना, तो अगर ये एक्स है, क्या है ये आपका एक्स है, यहाँ पर क्या कैपिटल आर है, तो ये साइड आप क्या जाएगी, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, डेट इज बेस, ये क्या बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, डेट इज हाइपोटेनियस। तो अगर आप यहाँ थीटा, इसको थीटा मानोगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अगर आप अल्फा मानोगे तो यहाँ क्या जाएगा, कॉस अल्फा जाएगा। अगर आप थीटा मानोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा जाएगा। तो डिस्क का जो डेरिवेशन है, जो निकल के आया है, आप वो कोण के लिए भी सेम निकाल सकते हैं, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।